हाँ, तो मेरा सभी को नमस्कार। और इस नव वर्ष में पहली बार ये जो सेमिनार डॉक्टर साहब कर रहे हैं, तो जहाँ है एक बहुत ही अद्भुत विषय है, जिसके ऊपर लगभग हम सभी को और हमारे सारे परिवार को, हमारे बच्चे और हमारी फैमिली या हम वर्किंग फील्ड में जहाँ जहाँ काम करते हैं, तो ये हमारा ऑलमोस्ट आंखों की वजह से बहुत सारा स्ट्रेस हम लोगों पे आता है। तो पिछली बार जो हम लोगों ने डॉक्टर साहब ने सेमिनार किया था स्ट्रेस मैनेजमेंट पे, आज है वो भी एक स्ट्रेस से ही रिलेटेड है, लेकिन वो आंखों से किस प्रकार हमारी आंखें हमारे दिन प्रतिदिन के कार्यों से प्रभावित होती हैं, उनको कैसे रख रखाव किया जाए, उनके बेहतर तरीके क्या हैं उनके रख रखाव के। और इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर साहब ने काफी दिनों से इसका प्रोग्राम होना था। अभी आज मैं डीआरएम ऑफिस में नहीं हूँ, मैं यहाँ पे था, गोंडा सेड में गया था। हम और सीनियर डीपीओ साहब वहीं से हम लोग गाड़ी में चल रहे हैं, लेकिन ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण विषय है। अतः मैं अब डॉक्टर साहब को हैंड ओवर करूंगा कि इस कार्यक्रम को आगे संचालित करें। सर आपका माइक म्यूट है, आवाज नहीं आ रही है। यस सर बोल। हेलो, आवाज आ रही है? जी जी सर, अब आवाज आ रही है। आप सभी को मेरा हार्दिक नमस्कार है। और जैसा कि अभी अपर मंडल लेह प्रबंधक श्री राघवेंद्र कुमार जी ने कहा, आज एक अपने शरीर के बहुत महत्वपूर्ण अंग पर मैं कुछ विचार अपने व्यक्त करूंगा। लेकिन पहले ही मैं ये क्लियर कर दूं कि इस विषय पर मैं बहुत ज्यादा चिकित्सकीय रूप से बात नहीं करूंगा। एक सामान्य लोगों के लिए जो चीजें आवश्यक है, जो उनके काम की हैं, सिर्फ उन्हीं पे चर्चा करूंगा, ताकि ये हमारा जो वार्ता है ये उनके लिए लाभकारी सिद्ध हो सके। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, मंडलीय रेलवे चिकित्सालय, पूर्वोत्तर रेलवे बादशाहनगर लखनऊ से, और मेरा आज का विषय है आंखें हैं तो जहान है। आंखों के बारे में कुछ विशेष तथ्य जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो ये है कि आंखें हमारे स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण भाग है। जैसे कि हमारा पूरा का पूरा शारीरिक स्वास्थ्य एक महत्व रखता है, उसी तरह से आंखें भी हमारे शरीर के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, क्योंकि ये बाहर की दुनिया को जानने के लिए और समझने के लिए बहुत आवश्यक है। जिसके आंखें नहीं है, आप समझ सकते हैं उसकी व्यथा क्या है, कि वो बाहर की दुनिया को न तो समझ पाता है, ना ही उसे रंगों का भेद हो पाता है। वो तो बस सुनकर समझकर जो कुछ दुनिया के बारे में जान सके वही उसके लिए पर्याप्त होता है। लेकिन जो आंखों से युक्त हैं, जिनकी आंखें आंखें स्वस्थ हैं, वो दुनिया को बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और उसे जी पाते हैं। इसीलिए आंखों की उचित देखभाल हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। इसके लिए आवश्यक है कि आंखों के रोगों का नेत्र परीक्षण समय समय पर कराना चाहिए, और जैसे ही किसी भी आंख के रोग की शुरुआत में ही पता लगे, उसको आपको इलाज कराकर ठीक करा लेना चाहिए, वरना देर सवेर पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से आप अंधेपन के शिकार न हो। इसलिए आपको नेत्र के रोगों के प्रति, नेत्र की समस्याओं के प्रति सचेत रहना है और समय रहते उनका परीक्षण कराकर उपचार भी करा लेना है, ताकि आप एक अंधे व्यक्ति के रूप में जीवन जीने को विवश न हो। यहाँ पे ये भी मैं कहना चाहूंगा कि स्वस्थ नेत्र उसी के होते हैं जिसका शरीर भी स्वस्थ होता है। इसलिए नेत्रों के स्वास्थ्य के साथ साथ आपको अपने शरीर के पूर्ण स्वास्थ्य के ऊपर भी पर्याप्त ध्यान देना है, तभी आप एक सफल और कारगर जीवन व्यतीत कर सकते हैं। नेत्रों के बारे में कुछ मोटी मोटी चीजें मैं आपको जो बताना चाहता हूं, अगर आप सामने से देखें तो ये देखिए हिस्सा आपका पुतली कहलाता है। इसके चारों तरफ एक ये आइरिस नाम का स्ट्रक्चर होता है, जो हर व्यक्ति के अंदर अलग अलग रंग का होता है, किसी का काला, किसी का भूरा, किसी का नीला। ये आइरिस कहलाता है। ये आंख का सफेद भाग है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में स्क्लेरा कहते हैं। और उसके बाद ये पलके, और पलकों के ऊपर ये जो बाल होते हैं जिनको हम लोग आईलैशेस कहते हैं, ये चीजें होती हैं अगर आप सामने से देखें। और अगर आप खड़ी काट में देखें तो ये आंख का लेंस होता है, ये आंख का कॉर्निया।
ये आंख का लेंस होता है और लेंस के आगे ये जो झिल्ली होती है इसको हम लोग अपनी भाषा में कहते हैं कॉर्निया, जहां से प्रकाश की किरणें एंटर करके लेंस पर फोकस होती हैं और लेंस पीछे जाके पर्दे पर एक प्रतिबिंब बनाता है जिसको हमारी आंख से जोड़ने वाली मस्तिष्क की नस, ऑप्टिक नर्व जिसे कहते हैं, वो सेंसेशन यानी संवेदनाओं को मस्तिष्क पे ले जाती है और मस्तिष्क फिर उस प्रतिबिंब को अपने तरीके से विश्लेषित कर कर आपको उसका एहसास कराता है। तो ये बाहर से हमारी आंख की संरचना है और ये अंदर से देखने पर संरचना है। मुख्य पार्ट है ये झिल्ली, कॉर्निया, ये लेंस और ये पीछे की तरफ आंख का पर्दा जिसे हम लोग अपनी भाषा में रेटिना कहते हैं। और यहाँ पे एक स्पॉट होता है जिसको हम लोग मैक्युला कहते हैं, जहां पर प्रकाश की किरणें फोकस होकर अपना प्रतिबिंब बनाती हैं, इमेज बनाती हैं और वही इमेज इस नर्व के जरिए मस्तिष्क को रिले होती है और मस्तिष्क उनका फिर विश्लेषण कर उनका अर्थ निकालता है। तो क्या है हमारी सामान्य नेत्र समस्याएं और रोग, इसके बारे में कुछ आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं। सबसे पहली चीज होती है रिफ्रैक्टरी एरर या परावर्ती दोष, जिसमें कि आदमी को या तो पास की चीज साफ साफ नहीं दिखाई देती या दूर की चीज नहीं साफ साफ दिखाई देती। इसको मैंने देखिए इस फिगर में रिप्रेजेंट किया है, जिसमें आंख में एंटर करने वाले प्रकाश या इमेज या प्रतिबिंब ये आंख के पर्दे पर नहीं फोकस होकर के या तो आगे फोकस होता है या पीछे होता है। उसी के हिसाब से व्यक्ति या तो दूर दृष्टि का होता है या निकट दृष्टि का होता है। अभी मैं इसके बारे में कुछ चर्चा करूंगा। फिर ये होता है सफेद मोतियाबिंद, जो उम्र के साथ आंख में, ये पिक्चर मैंने दिखाई है, इधर की तरफ थोड़ा सा हाइड हो रही है, जिसमें आंख का लेंस अपारदर्शी हो जाता है और प्रकाश की किरणें इसके थ्रू जा नहीं पाती हैं, इमेज नहीं बना पाती हैं। इसको सामान्य भाषा में कहते हैं सफेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट। इसके विपरीत एक होता है काला मोतियाबिंद जिसे ग्लूकोमा कहते हैं, जिसमें कि जो है आंख के अंदर का दबाव बढ़ जाता है, आंख के प्रेशर बढ़ जाता है और व्यक्ति में दृष्टि दोष या अंधापन आने लगता है। उसके बाद होता है आंख के पर्दे के रोग। ये आंख का पर्दा पीछे की तरफ, जैसे मैंने आपको बताया, जिस पर प्रकाश की किरणें जब परावर्तित होकर लेंस से आती हैं तो प्रतिबिंब बनाती हैं। ये दृष्टि पटल कहलाता है, पर्दा कहलाता है और हम लोग की भाषा में इसको रेटिना कहते हैं। इसके कुछ रोग हो सकते हैं। इसके अलावा इसी पर्दे पर एक सेंटर में स्पॉट होता है जहां पे प्रकाश की किरणें फोकस होकर प्रतिबिंब बनाती हैं। इस स्पॉट को कहते हैं मैक्युला और इसके भी कुछ रोग हो सकते हैं। डायबिटीज के अंदर इस पर्दे के रोग बहुत ज्यादा होते हैं, इसीलिए डायबिटिक रेटिनोपैथी या मधुमेह जनित नेत्र दोष बहुत सामान्य है। कंजंक्टिवाइटिस, आंखों में लाली आना, आप सबने अक्सर देखा होगा कि आंखें लाल हो जाती हैं, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कंजंक्टिवाइटिस कहते हैं, लाल या सुर्ख नेत्र। उसके बाद एकल नेत्र दोष या एम्ब्लायोपिया। इसमें होता क्या है कि व्यक्ति की एक आंख जो है वो प्रतिबिंब नहीं बनाती है, दूसरी आंख अपना काम सही से करती है और इसके बाद स्क्विंट या भेंगापन, देखिए इस पिक्चर में इस व्यक्ति की आंखें, पुतली इसकी सेंटर में, इसकी अंदर की तरफ मुड़ी हुई है, भेंगापन जैसे कहते हैं। और एक और रोग होता है जिसमें आप लाल, हरा, नीला, पीला कलर्स में भेद नहीं कर पाते हैं और इस बीमारी को कहते हैं कलर ब्लाइंडनेस या रंगों में भेद न कर पाने संबंधी रोग। तो ये है कुछ मुख्य सामान्य नेत्र समस्याएं और रोग। क्या सामान्य कारण होते हैं नेत्र रोगों के? सबसे पहले ये कुछ जन्मजात हो सकते हैं जिसको जेनेटिक कहते हैं, या ये परिवारों में रन करते हैं जैसे हेरिडिटरी कहते हैं। डेवलपमेंटल यानी कि जैसे जैसे शरीर का विकास होता जाता है बच्चों में या बड़ों में, लेकिन आंख उस हिसाब से बढ़ नहीं पाती, उसकी वजह से कुछ चीजें विकसित हो जाती हैं, आंखों में रोग पैदा हो जाते हैं जिसके हम लोग नेत्र रोग के रूप में लेते हैं। उसके बाद चोट अगर आंख में लग गई है तो चोट लगने से जो आंख की आगे की तरफ झिल्ली होती है इसमें जख्म हो जाता है और जब ये जख्म हो जाता है तो ये जब भरता है तो एक तरह से ये अपारदर्शी हो जाता है और जिसकी वजह से आंखों में अंधापन या आंखों में नेत्र दोष आ जाते हैं। ये देखिए मैंने पिक्चर दिखाई है जिसमें आंख की पुतली के बीच में ये जो झिल्ली होती है कॉर्निया, इसमें जख्म की वजह से ये अपारदर्शिता आ गई है। इन्फेक्शन हो सकते हैं उम्र के बढ़ने के साथ साथ, जैसा मैंने आपको बताया, या तो सफेद मोतियाबिंद कैटरेक्ट या काला मोतियाबिंद ग्लूकोमा हो सकता है। अगर चेहरे में पैरालिसिस हो गई है तो आंख को चलाने वाली जो मांसपेशियां होती हैं वो अगर लकवाग्रसित हो गई हैं तो आंख की पुतली के चलने में, आंख को चलने में दिक्कत आती है, जिसकी वजह से नेत्र दोष, दृष्टि दोष हो सकता है। कुछ आंखों के बड़े कैंसर्स होते हैं जो आंखों में परेशानी पैदा करते हैं। इसके अलावा कुछ क्रॉनिक बीमारियां जैसे डायबिटीज और हाई ब्लड प्रेशर, ये विशेष रूप से आंख को प्रभावित करती हैं। तो आप में से जो भी लोग डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर के मरीज हैं
उनको अपने आंखों के बारे में बहुत ज्यादा सचेत रहना चाहिए, क्योंकि दोनों ही बीमारियां आंख को कहीं ना कहीं से प्रभाव डालकर आप में दृष्टिदोष पैदा कर सकती हैं, आपके अंदर अंधापन भी ला सकती हैं। इसलिए ये इन बीमारियों का इलाज और इन बीमारियों की पहचान बहुत जरूरी है। अब ये परावर्ती दोष क्या होते हैं, कुछ थोड़ा सा आपको बता दें। ये हो सकते हैं या तो मायोपिया यानी दूरदृष्टि, इसमें दूर की चीजें आदमी को नहीं दिखाई देती साफ साफ और पास की चीजें दिखाई देती हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि सामान्य तौर पर अगर आप देखें तो प्रकाश की किरणें जो है लेंस से परावर्तित होकर दृष्टि पटल यानी पर्दे पर फोकस होती है, आदमी सामान्य रूप से देख सकता है। लेकिन मायोपिया में या दूरदृष्टि वाले लोगों में ये प्रतिबिंब पर्दे के आगे ही बन जाता है और इसलिए दूर की चीजें साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन निकट की चीजें ठीक दिखाई देती हैं। इसको कहते हैं मायोपिया या शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक इसके विपरीत दूसरी होती है हाइपरमेट्रोपिया या निकट दृष्टि दोष। इसमें ये जो प्रकाश की किरणें हैं ये प्रकाश के दृष्टि पटल से, आंखों के दृष्टि पटल के पीछे फोकस होती है जाके, जिसकी वजह से पास की चीजें नहीं दिख पाती लेकिन दूर की चीजें साफ दिखती हैं। इसको कहते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तीसरा होता है एस्टिग्मेटिज्म, जिसमें कॉर्निया का कर्वेचर या कॉर्निया का जो गोलाई है ये डिफेक्ट हो जाता है और प्रकाश की किरणें एक की जगह कई पॉइंट पे फोकस होती हैं, जिसकी वजह से जो क्लैरिटी होती है पिक्चर में वो धुंधला जाती है और जिसकी वजह से एक पॉइंट की जगह कई कई पॉइंटों पे प्रकाश किरणों के फोकस होने की वजह से आपकी दृष्टि गड़बड़ा जाती है। इसके बाद अगली आती है प्रेसबायोपिया, जो उम्र के साथ आती है। उम्र के साथ होने के कारण यह प्रकाश की किरणें पुनः पर्दे पे फोकस होने की जगह पर्दे के पीछे फोकस होती है, यानी आपको पास की चीजों को देखने के लिए थोड़ा सा अपनी चीजों को आगे बढ़ाना पड़ता है ताकि फोकस वो पर्दे पे हो सके और आप उसको देख सकें। ये उम्र के साथ रोग आता है जिसको प्रेसबायोपिया कहते हैं। तो ये परावर्ती दोष जो सबसे कॉमन है ये या तो दूरदृष्टि के हो सकते हैं जिसमें दूर की चीजें नहीं दिखती, या निकट दृष्टि के हो सकते हैं जिसमें पास की चीजें नहीं दिखती। दूर और निकट दोनों ही हो सकते हैं, जैसे कि एस्टिग्मेटिज्म कहलाता है, या उम्र के साथ आपको पढ़ने में पास की चीजों को दिक्कत आ सकती है जिसको हम लोग प्रेसबायोपिया कहते हैं। ये देखिए मैंने पिक्चर दिखाई है आपको। क्या होता है शॉर्ट साइटेडनेस में? सामान्य तौर पे अगर आप देखें तो प्रकाश की किरणें पर्दे पर फोकस होती है, सामान्य व्यक्ति देख पाता है। लेकिन जो आदमी दूर दृष्टि वाले होते हैं उनमें यह प्रकाश की किरणें पर्दे के आगे फोकस हो जाती हैं। इस पिक्चर में जरा ज्यादा क्लियर मैंने दिखाया है। ये देखिए फोकसिंग पर्दे के आगे हो जाती है, जिसकी वजह से आदमी को दूर की चीजें साफ नहीं दिखती लेकिन पास की चीजें वो देख लेता है। और इसको बहुत आसानी से एक कॉन्केव लेंस जो अंदर की तरफ गोलाकार होता है आंखों के आगे दे करके इसको फोकस का सही किया जा सकता है और जो पिक्चर पर्दे के आगे फोकस हो रही है वो ठीक पर्दे पर फोकस हो जाती है और आदमी को पुनः दूर की चीजें भी साफ साफ दिखने लगती हैं। इसको कहते हैं मायोपिया और शॉर्ट साइटेडनेस, यानी पास की चीजें दिखना, दूर की न दिखना। इसके विपरीत दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया और लॉन्ग साइटेडनेस। इसमें अगर आप देखें तो ये सामान्य तौर पर प्रकाश की किरणें दृष्टि पटल पर रेटिना पे फोकस होती है, सामान्य विजन रहता है। लेकिन इसमें क्या होता है हाइपरमेट्रोपिया में, ये इमेज पर्दे के बाहर चली जाती है, पर्दे पे नहीं बन पाती है, इसलिए आदमी को जो है वो पास की चीजें नहीं दिखाई देती, दूर की चीजें साफ दिखाई देती हैं। और एक अगर इसमें कॉन्वेक्स लेंस जो दोनों तरफ से गोलाकार होता है अगर लगा दिया जाए तो पुनः प्रकाश की किरणें फोकस होकर पर्दे पर इमेज बनाती हैं और आदमी का दृष्टि दोष दूर हो जाता है। तो इसमें लॉन्ग साइटेडनेस में दूर की चीजें साफ दिखती हैं, पास की चीजें साफ नहीं दिख पाती हैं। लेंस के द्वारा इसको अच्छे से करेक्ट किया जा सकता है, कोई बहुत बड़ा समस्या नहीं है। एस्टिग्मेटिज्म में क्या होता है कि ये जो देखिए आंख के लेंस के आगे ये जो झिल्ली होती है जैसे कॉर्निया कहते हैं, इसका गोलाकार जो आकार होता है ये लंबा हो जाता है, अंडे की तरह हो जाता है, जिसकी वजह से प्रकाश की किरणें बजाय एक पॉइंट पे फोकस होने के कई कई जगह फोकस हो जाती हैं, जिसकी वजह से जो इमेज बनती है वो धुंधली बनती है, स्पष्ट नहीं बनती है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग बेलनाकार या सिलेंड्रिकल लेंस का इस्तेमाल करते हैं और इसको चेक करके, इसको जांच करके, प्रॉपर लेंस दे करके इस दोष को, फोकसिंग के एस्टिग्मेटिज्म को दूर किया जा सकता है। इसके बाद उम्र के साथ साथ क्या होता है कि ये जैसे देखिए नॉर्मल तौर पे इसकी इमेज पर्दे पे बनी, लेकिन जब उम्र के साथ साथ ये लेंस और लेंस को सपोर्ट करने वाले मसल्स की जो लचीलापन है जब खत्म हो जाता है तो प्रकाश की किरणें बजाय पर्दे पे फोकस होने के
पर्दे के बाहर जाके फोकस होती हैं, यानी पास की चीजें देखने में व्यक्ति को असुविधा होती है। इसको करेक्ट करने के लिए वो क्या करता है कि अगर वो नॉर्मल तौर पे 1 फीट से साफ साफ पढ़ लेता था तो वो 1.5 फीट पे रखता है और तब वो उसको पढ़ पाता है। इसको भी आप लेंस के सहारे ठीक कर सकते हैं और सामान्यतः ये 40-50 वर्ष की आयु के बाद होता है, क्योंकि उम्र के साथ साथ लेंस में और लेंस की मांसपेशियों में कुछ बदलाव हो जाते हैं, फोकसिंग में प्रॉब्लम होती है, जिसको हम लोग चश्मे के द्वारा, लेंस के द्वारा ठीक कर सकते हैं। फिर आता है मोतियाबिंद, जो उम्र के साथ होता है। इसमें देखिए आंख का लेंस जो है, जो नॉर्मल तौर पे बिल्कुल पारदर्शी होता है, प्रकाश की किरणें इसके माध्यम से गुजरकर पीछे प्रतिबिंब बनाती हैं, लेकिन ये उम्र के साथ साथ ये सफेद पड़ जाता है, अपारदर्शी हो जाता है, प्रकाश की किरणें इसमें से गुजर नहीं पाती और आदमी को दिखता नहीं है साफ, और या फिर धीरे धीरे अंधापन भी आ जाता है। अगर आप इसकी इमेज देखें तो पूरी की पूरी इमेज आप देखेंगे ये धुंधली हो जाती है। तो ये विश्व में, अपने देश में दृष्टि के कमजोर होने का और अंधापन होने का प्रमुख कारण है ये। और ये किसी भी आयु में हो सकता है, हालांकि बचपन से भी, पैदाइशी भी होते हैं ये, या चोट की वजह से भी हो सकते हैं, या उम्र के साथ भी हो सकते हैं। लेकिन इस लेंस को, जो कि अपारदर्शी हो गया है, जो प्रकाश की किरणों को अपने थ्रू नहीं गुजरने दे रहा है, इसको अगर आप बदल देते हैं तो आप इससे बीमारी से निजात पा सकते हैं। तो इसे सफेद मोतियाबिंद कहते हैं, जो प्रायः 40-50 की उम्र के बाद होता है, और लेंस के बदल देने से इस रोग का पूर्ण रूप से उपचार किया जा सकता है। आजकल बहुत सारी आधुनिकतम तकनीकें आ गई हैं जो बहुत ही सफलतापूर्वक इस सफेद मोतियाबिंद या कैटरेक्ट का इलाज करती हैं। इसके बाद होता है काला मोतियाबिंद या ग्लूकोमा। इसमें क्या होता है कि आंख के अंदर एक द्रव्य होता है, इसका कुछ दबाव होता है। ये दबाव जब बढ़ जाता है तो आंख के ऊपर प्रेशर डालता है, और आंख को पीछे मस्तिष्क से जोड़ने वाली जो नस होती है, जिसे हम लोग ऑप्टिक नर्व कहते हैं, वो क्षतिग्रस्त हो जाती है, जिसकी वजह से जो है दृष्टि दोष या अंधापन आने लगता है। 2 तरह का हो सकता है, ये ओपन एंगल हो सकता है या क्लोज्ड एंगल हो सकता है। ये एक्यूट हो सकता है, जिसमें नजर एकदम तेजी से गिरने लगती है, या अगर ये क्रॉनिक है तो इसमें धीरे धीरे करके विजन गिरता जाता है। अगर आप पिक्चर देखें तो ग्लूकोमा में सेंट्रल पार्ट जो है ये आपको विजन क्लियर रहेगा, लेकिन उसके चारों तरफ परिधीय जो आपका दृष्टि के क्षेत्र है ये धुंधला हो जाता है। तो जब भी कभी आंख के अंदर के फ्लूइड का प्रेशर बढ़ेगा, जिसको हम लोग काला मोतियाबिंद या ग्लूकोमा कहते हैं, उसमें व्यक्ति का केंद्रीय जो क्षेत्र है वो तो साफ रहेगा, लेकिन उसके चारों तरफ का जो परिधीय क्षेत्र है वो धुंधला पड़ जाता है, वो साफ साफ नहीं दिखता है, और ऐसे में व्यक्ति को काला मोतियाबिंद या ग्लूकोमा की शिकायत होती है। इसके बाद एक होती है एम्ब्लायोपिया या लेजी आई। इसमें क्या होता है कि आदमी को एक आंख से तो बिल्कुल साफ दिखाई देता है, लेकिन दूसरे आंख से साफ नहीं दिखाई देता। ऐसा नहीं है कि आंख में कोई कमी है, लेकिन इस आंख का मस्तिष्क से जो कनेक्शन होता है वो बहुत अच्छा नहीं होता, इसलिए मस्तिष्क इस आंख द्वारा बनाई गई इमेज को एप्रिशिएट नहीं करता है और इसको धुंधला कर देता है, और एक ही आंख के विजन को वो प्रीफर करता है, फेवर करता है, जिसकी वजह से आंखों में विजन में प्रॉब्लम आ जाती है, जिसको हम लोग अपनी भाषा में कभी कभी लेजी आई भी कहते हैं। और अगर बचपन में इसका सही इलाज न किया जाए तो बच्चों और बड़ों में दोनों में एक नेत्र दृष्टि का ये सबसे बड़ा कारण भी होता है। इसको हम लोग कहते हैं एम्ब्लायोपिया, जिसमें एक आंख का विजन लगभग शून्य सा हो जाता है, दूसरे आंख का विजन नॉर्मल रहता है। आंख में प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम आंख और मस्तिष्क के बीच के कोऑर्डिनेशन में या संयोजन में है, जिसमें गड़बड़ हो जाती है और विजन एक आंख का गिर जाता है या कम हो जाता है। उसके बाद होता है स्ट्रैबिस्मस या भेंगापन। आप सबने देखा होगा कि लोगों की आंखों में आंख एक तरफ देखती है, दूसरी आंख दूसरी तरफ देखती है, और कभी कभी इसके बारे में बड़े सामान्य भाषा में कहा जाता है कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से आंखों के बीच की मांसपेशियों में संतुलन नहीं होता है, दोनों आंखें अलग अलग दिशाओं में देखने लगती हैं, और अधिकांशतः जन्म से ही ये होता है या जन्म के समय के कुछ समय बाद आता है। फोकस ना होने के कारण मस्तिष्क एक आंख के विजन को नजरअंदाज कर देता है, लेकिन अगर सर्जरी कर दी जाए तो इसमें जो भी आपकी वीक मसल्स हैं या जो स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं उन पर कुछ सर्जरी करके इस कंडीशन को ठीक किया जा सकता है और बच्चे के दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है, वरना आगे चलकर वो कहीं ना कहीं विकारग्रस्त हो जाता है और हीन भावना का शिकार होता है। बड़ी कॉमन बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज में अक्सर जो हमारा पर्दा होता है, जो रेटिना होता है,
उसमें कुछ ऐसे बदलाव आ जाते हैं जिसकी वजह से दृष्टि आपकी कमजोर पड़ जाती है। सामान्य तौर पे ये ऐसा दिखता है पर्दा, लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीजों में देखें तो वो हिस्सा जहां पर प्रतिबिंब बनता है, फोकस होता है, वो हिस्सा क्षतिग्रस्त हो जाता है और जिसकी वजह से आदमी को देखने में दिक्कत आती है और आंखों के आगे इस तरह के काले काले धब्बे से या फ्लोटर्स जिन्हें कहते हैं दिखाई देने लगते हैं। और सामान्यतः दोनों ही आंखें इसमें इफेक्ट होती हैं। इसको कम करने के लिए ब्लड में शुगर, ब्लड प्रेशर और फैट्स को कंट्रोल करना आवश्यक है। शुरुआती चरणों में अगर इसको पहचान लिया जाए, इसका उपचार कर लिया जाए तो दृष्टि कमजोर होने की, अंधापन होने की संभावनाएं कम हो जाती हैं। इसके लिए नेत्रों का नियमित परीक्षण आवश्यक है और अक्सर 20 से 75 वर्ष की आयु के बीच अगर डायबिटीज आपको है तो उसमें ब्लाइंडनेस का, अंधेपन का ये एक बहुत बड़ा कारण है डायबिटीज, जो आपके आंखों के पर्दे को प्रभावित करके आपकी दृष्टि को कमजोर करती है और अगर ना इलाज हो तो आपको अंधा तक कर सकती है। इसी के साथ एक जुड़ी हुई बीमारी है मैक्युलर डिजेनरेशन, जो उम्र के साथ आती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ये एक पार्ट होता है पीछे पर्दे पे जहां पे इमेज आपकी बनती है, इसको मैक्युला कहते हैं। इस मैक्युला में कुछ बीमारियां ऐसी हो जाती हैं जिसकी वजह से आपको देखने में दिक्कत आती है, लेकिन परेशानी जो होती है इसमें सेंटर पार्ट आपका जो है वो इफेक्ट होता है, चारों तरफ का पार्ट क्लियर होता है। जैसे कि ग्लाकोमा में सेंटर पार्ट क्लियर होता है, पेरिफेरल पार्ट जो है यानी परिधीय क्षेत्र ठीक रहता है, इसमें सेंट्रल पार्ट इफेक्ट होता है और पेरिफेरल पार्ट जो है वो क्लियर रहता है। इसका प्रमुख कारण धूम्रपान है, बहुत मोटापा है, पारिवारिक भी होता है, व्हाइट पॉपुलेशन में ज्यादा होता है और लेडीज में कुछ ज्यादा होता है। ये इसके कुछ लक्षण हैं। अब जब आपको नेत्र रोग है तो आपको क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? आंखों में आपके दर्द रह सकता है, आपकी आंखों में धुंधलापन हो सकता है। ये 4 पिक्चरें मैंने देखी धुंधलेपन की दिखाई हैं। एक ये जिसमें कि पूरा का पूरा आपका विजन धुंधला हो जाता है, एक वो जिसमें अपने विजन में आपको काले काले धब्बे या फ्लोटर्स से दिखाई देने लगते हैं जो डायबिटीज में अक्सर मिलते हैं, एक वो जिसमें आपको सेंटर पार्ट आपका ठीक दिखता है, बाहर का एरिया आपको धुंधला दिखता है जो अक्सर ग्लाकोमा में होता है। उसके बाद एक वो जिसमें आपको सेंटर का पार्ट धुंधला दिखता है लेकिन बाहर का चारों तरफ का परिधीय पार्ट क्लियर दिखता है जो ग्लाकोमा में होता है। तो इस तरह से ये आपके धुंधलेपन की कुछ पिक्चर्स हैं। आंखों में लालिमा, जो आपने देखा होगा, ये देखिए आंखें लाल लाल हो जाती हैं, सुर्ख आंखें हो जाती हैं। बुखार, थकान, कमजोरी या शरीर और मांसपेशियों में दर्द हो तो वायरल कंडीशंस में भी आंखों में असर आता है। अत्यधिक नाक बहना है, ये मैंने बताया आपको, फ्लोटर्स जैसे ही दिख रहे हैं आपको, काले काले धब्बे तैरते हुए से दिखाई देने लगते हैं। पलकें आपकी सूज सकती हैं, पलकों के नीचे आंखों के अंदरूनी कोने में गांठ जैसी चीज जैसे लैक्राइमल ग्लैंड हम लोग कहते हैं वो सूज सकती है। इसके अलावा आंखों के चारों ओर की त्वचा में भी बदलाव दिख सकता है। इनमें से कोई भी चीज अगर आपको है तो आप समझ सकते हैं कि आपको कोई ना कोई नेत्र की परेशानी है, नेत्र रोग है, आपको डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ सकती है। अब आप जब डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर आपको एक तो सबसे पहले बाहर आंख की तरफ से आपको आंख को देखता है टार्च द्वारा, आपके आंख के अंदर का हाल वो जानता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसे ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं, उसके द्वारा आपके नेत्र का परीक्षण करता है कि कौन सा एरिया आपका इफेक्ट हो रहा है, सेंट्रल पार्ट इफेक्ट हो रहा है जो अक्सर मैक्युलर बीमारियों में होता है, या परिधीय एरिया में हो रहा है जिस काला मोतियाबिंद या ग्लाकोमा में होता है। आपकी नजर कितनी एक्यूट है या परावर्ती कोई आपके अंदर दोष तो नहीं है, इसको पहचानने के लिए स्टैंडर्ड चार्ट वगैरह से वो टेस्टिंग करता है। आपके आंखों के अंदर का दबाव कैसा है, इसके लिए वो टेस्ट करता है टोनोमेट्री का। फिर आपकी पुतलियों को फैलाकर आपके अंदर का हाल देखता है, आपका मैक्यूला कैसा है, आपकी ऑप्टिक नर्व कैसी है, उसके बारे में जानकारी हासिल करता है। फिर आपका वो रिफ्रैक्शन करता है, अगर आपको कोई परावर्ती दृष्टि दोष है तो वो उसको टेस्ट करता है और आपको जो भी सही ग्लास या लेंस होता है उसको आपको प्रेस्क्राइब करता है। और अगर आपके अंदर रंग भेद न कर पाने का कोई दोष है तो उसके लिए वो इशियारा टेस्ट बुक होती है, उससे वो आपके रंग भेद को टेस्ट करता है। ये देखिए आपका बाहर की तरफ से टेस्ट करने का, जिसमें डॉक्टर देखता है कि आपकी पुतली का साइज क्या है, सिकुड़ा हुआ है, नैरो है, या ये नॉर्मल है, या ये फैला हुआ है, डायलेटेड है, आपकी आंखों में कोई लालीपन या कंजंक्टिवाइटिस टाइप की चीज तो नहीं है, या इसके अलावा और कोई पलकों की सूजन देखिए दिखाई दे रही है, ये पलकों में कोई सूजन जिसे हम लोग ब्लेफराइटिस कहते हैं वो तो नहीं है। ये टॉर्च डाल करके बाहर से वो डॉक्टर आपकी आंख के बारे में जानकारी लेता है। अंदर का हाल जानने के लिए ये देखिए कि इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम लोग ऑप्थेल्मोस्कोप कहते हैं, इसके जरिए वो आपके अंदर की ये पिक्चर देखता है। ये एक सामान्य पिक्चर जो दिखाई देती है, ये आपका जो स्पॉट है जहां पे सेंट्रली आपका फोकस होता है किरणों का, इसको मैक्यूला कहते हैं,
ये नस वाला एरिया है जहां से आपकी आंख दिमाग से जुड़ी होती है, जिसको ऑप्टिक नर्व कहते हैं। और जब इनमें कोई बीमारी आ जाती है, जैसे कि देखिए मैंने ये आपका नॉर्मल मैक्यूला है, ये आपका डिजीज्ड मैक्यूला है जिसमें रोग हो गया है, चाहे वो डायबिटीज की वजह से हो या उम्र के साथ हो, तो ये इस तरह के बदलाव आंख के अंदरूनी जांच से पता किए जा सकते हैं। फिर वो आपका परीक्षण करता है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपका अगर केंद्रीय कोई दोष है, यानी आपको केंद्र की चीजें साफ नहीं दिख रही हैं लेकिन बाहर की चीजें साफ दिख रही हैं, तो मैकुला की बीमारी हो सकती है। और इसके विपरीत अगर आपको सेंटर की चीजें क्लियर दिख रही हैं लेकिन बाहर की चीजें साफ नहीं दिख रही, तो आपको काला मोतियाबिंद या ग्लोकोमा की भी शिकायत हो सकती है, जो विजुअल फील्ड की टेस्टिंग से पता लगती है। ये देखिए एक इंस्ट्रूमेंट है जिसके जरिए वो आपके आंखों के बारे में जानकारी पाता है कि आपका प्रेशर कितना है आंखों के अंदर, या आपके लेंस या कॉर्निया के अंदर कोई बीमारी तो नहीं है। ये पीछे देखिए मैंने स्नेलन चार्ट दिखाया है जो आपके एक्यूटी को नापने के लिए डॉक्टर लोग इस्तेमाल करते हैं। ये उसी तरह का देखिए पिक्चर है, और फिर बाद में ये एग्जामिनेशन करते हैं, रेटिनोस्कोपी कहलाती है। तरह तरह के लेंसेज आपको लगा लगा के देखा जाता है कि किससे आपका दृष्टि सामान्य हो रही है या आपकी दृष्टि में सुधार हो रहा है, और उसी हिसाब से आपको लेंसों की पावर, चाहे वो गोलाकार हो, स्फेरिकल हो या बेलनाकार हो, वो आपको प्रेस्क्राइब किए जाते हैं। ये देखिए इशारा बुक है जो हम लोग की आती है, जिसमें कि हम लोग व्यक्ति से पूछते हैं कि भैया ये कौन सा नंबर है, और जो जिसके अंदर लाल और हरा रंग को भेद न कर पाने की बीमारी होती है, वो इन नंबरों को गलत पढ़ता है। जैसे कि एक सामान्य व्यक्ति इसको 29 पढ़ेगा, इसको 74 पढ़ेगा, इसी तरह से इसको 12 पढ़ेगा, 8 पढ़ेगा, 6 पढ़ेगा, इस तरह से वो नंबर 3 पढ़ेगा। लेकिन जिसको रंग भेद, जिसके अंदर दोष है, वो इन नंबर को बजाय 3 के 8 पढ़ेगा, इसको कुछ और पढ़ेगा। यहीं से हम लोग पता करते हैं कि इस व्यक्ति को कलर ब्लाइंडनेस है, जो हम लोग के रेलवे में बहुत एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है, खासकर मेडिकल कैटेगरी इसी आधार पर लगभग बनाई भी गई है। तो आंखों के स्वास्थ्य हेतु कुछ टिप्स जो मैं देना चाहता हूं। एक तो पोषक संतुलित भोजन आपके लिए अत्यंत आवश्यक है, जो न सिर्फ आपकी आंखों को बल्कि आपके पूरे स्वास्थ्य को ठीक रखता है। वजन पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। नियमित व्यायाम शारीरिक भी बहुत जरूरी है, नेत्रों के लिए भी बहुत जरूरी है। अगर आप धूप में ज्यादा निकलते हैं तो तेज धूप से बचने के लिए धूप के चश्मे का प्रयोग अवश्य करें। आंखों को नुकसान से बचाने के लिए चश्मे का प्रयोग करें। फेस शील्ड, जो इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हैं, जिनके अंदर ग्लेयर होती है, उनके लिए फेस शील्ड इस्तेमाल करना चाहिए। धूम्रपान आंखों के लिए बहुत ज्यादा लाभकर नहीं है, इससे बचना चाहिए। आपके परिवार में अगर कोई जन्मजात या कोई पारिवारिक रोग है, उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आपके शरीर में अगर कोई और रोग है, जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर या और अन्य कोई रोग, उसके बारे में आप जागरूक रहें, ताकि आपके नेत्रों का स्वास्थ्य बना रहे। अगर आप कॉन्टेक्ट लेंस का प्रयोग करते हैं तो कॉन्टेक्ट लेंसों को प्रयोग करने में आंखों के स्वास्थ्य पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है, वरना कॉन्टेक्ट लेंसों को लगाने में और निकालने में आप अनावश्यक रूप से आंखों के अंदर संक्रमण पहुंचा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट है, आंखों को विश्राम दीजिए, विशेषकर जब आप कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक चीज का प्रयोग कर रहे हैं। इसके लिए नियम है 20-20-20, यानी हर 20 मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पर अपने आंखों को फोकस करें 20 सेकंड के लिए। लगातार अगर आप करते रहते हैं तो आपकी आंखों के अंदर थकान आती है, आपके आंखों के अंदर नुकसान पहुंचता है। इसलिए हर 20-20 मिनट पर 20 फीट की दूरी पर अपनी आंखों को फोकस करें 20 सेकंड के लिए, ताकि आपकी आंखें रिलैक्स रह सकें। आंखों के स्वास्थ्य के लिए कुछ लाभकारी भोजन पदार्थ जो हो सकते हैं, जैसे बादाम है, अखरोट है, मछली है, खट्टे फल है, आंवला, गाजर, ब्रोकली, पालक, हरी पत्तेदार सब्जियां, ये सब आंखों के अंदर विटामिन ए, विटामिन की पूरी कमी पूरी करती है और आपके नेत्रों को स्वस्थ रखने में सहायक होती है। आंखों की जलन और थकान के कुछ प्रमुख कारण क्या हो सकते हैं? पर्यावरण प्रदूषण, आप देख सकते हैं चिमनियों से निकलता हुआ धुआं, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं, या आपकी आंखों को इरिटेट करता है, आपके अंदर आंखों में जलन पैदा कर सकता है, थका सकता है। वातावरणीय कारण भी हो सकते हैं इसी तरह के। स्क्रीन के सामने बहुत अधिक वक्त तक बैठना, जो आजकल क्योंकि वर्क फ्रॉम होम हो गया है, हर आदमी घर के अंदर कंप्यूटर के सामने बैठे बैठे काम कर रहा है, तो जब कभी आप कंप्यूटर स्क्रीन के सामने बहुत ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, ये निश्चित जान लीजिए आपकी आंखों के अंदर जलन और थकान की समस्या के साथ साथ आंखों के रोग भी हो सकते हैं। अगर आपको नींद कम आती है, आप स्वभाव के चिड़चिड़े हैं, आंखों के रोग हो सकते हैं। शरीर में पानी की कमी है, बहुत ज्यादा दवाइयों का सेवन करते हैं आप, या धूम्रपान के शौकीन है,
घंटों मोबाइल में लगे रहते हैं, जो आजकल एक बड़ी कॉमन आदत है। सोशल मीडिया पे हर आदमी हर समय एक्टिव रहना चाहता है। 24 घंटे में 12 से 18 घंटे हर आदमी मोबाइल पे ही लगा रहता है और कहीं ना कहीं जाने अनजाने, देखे अनदेखे वो अपनी आंखों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचाता रहता है। कॉन्टेक्ट लेंस का इस्तेमाल अगर आप कर रहे हैं तो ये भी आपकी आंखों में जलन और थकान का कारण हो सकता है। अब अगर आपकी आंखें जलती हैं या थकान है तो उनको दूर करने के लिए आप क्या कर सकते हैं? बहुत सामान्य से छोटी छोटी चीजें, खीरे का प्रयोग। खीरे को फ्रिज में रख के ठंडा कर लें, इसकी स्लाइसेस बना लें, टुकड़े कर लें, आंखों पर रख लें 15-20 मिनट तक रखकर, इससे इसका आंखों पे सिकाई सी करें, आपकी आंखों को आराम मिलेगा। कैस्टर ऑयल अंडी का तेल होता है, इससे अगर आंखों की चारों तरफ आप मालिश करते हैं, आंखें रिलैक्स हो जाती हैं, थकान दूर हो जाती है। गुलाब जल अगर आंखों में आप डालते हैं तो ठंडक मिलती है, राहत मिलती है। ठंडा दूध भी इसी तरीके से आपकी आंखों को ठंडक प्रदान करता है। कच्चे आलू के टुकड़े, जैसे खीरे के टुकड़े आप लेते हैं, ऐसे ही कच्चा आलू ठंडा करके अगर आप उसके टुकड़े आंखों पे लगाते हैं तो आपकी आंखों को ठंडक मिलती है, राहत मिलती है, जलन कम होती है, थकान दूर होती है। जब भी कभी आप काम करें तो एक तो सही और पर्याप्त रोशनी कमरे में होनी चाहिए ताकि आंखों पे अनावश्यक कोई भी स्ट्रेन ना पड़े। कंप्यूटर स्क्रीन पर अगर आप बहुत देर तक काम कर रहे हैं तो 20-20-20 का जो नियम मैंने बताया, 20 मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को फोकस करें ताकि आपकी आंखों की मांसपेशियां और पुतलियां रिलैक्स हो जाएं। आंखों के चारों ओर हाथों को रगड़कर गर्म कर आंखों की मालिश करें। बहुत आसान तरीका है, दोनों हाथों को आपस में रगड़ लें, हाथ गर्म हो जाए, उसको अपनी आंखों पे लगाएं और आंखों पे जब आप लगाते हैं तो आंखों की इससे मालिश भी होती है, सिकाई भी होती है। और दिन में 3-4 बार आंखों को साफ पानी से या तो छींटे दें, और या आजकल ये आई जेट्स आते हैं, इन आई जेट्स पे जाकर के आप अपनी आंखों को अच्छे से धो सकते हैं ताकि जो भी गर्दा, कचरा या कूड़ा या कोई भी इरिटेंट अगर आंख में मौजूद है तो पानी की धार के साथ निकल के बाहर आ जाए और आपकी आंखों को जलन से बचा सके, इसकी थकान को दूर कर सके और आंखों को स्वस्थ रखने में सहायक हो सके। अब दृष्टि आपकी न गिरने लगे, आपका नेत्र सही काम करें, दृष्टि सही रहे, इसके लिए आपको क्या करना है? रेगुलर अपनी आंख का एग्जामिनेशन कराएं, खासकर 40 की उम्र के पश्चात। जब भी कभी आप अपनी आंख की जांच करवाना जाएं तो आप मेहरबानी करके अपनी पुतलियों को फैलवा करके परीक्षण करवाएं, क्योंकि आंख के अंदर, आंख के पर्दे के पीछे जो स्ट्रक्चर्स होती हैं, ये मैक्यूला जहां पे इमेज फोकस होती है, या ये ऑप्टिक नर्व जो दिमाग से जोड़ती है, यहाँ पे अगर कोई बदलाव है तो वो आसानी से डिटेक्ट हो सके। जब पुतलियां फैली होती हैं तभी इसका एक अच्छे से परीक्षण हो पाता है। इसको जरूर करवाएं। ये कवर हो रहा है, लेकिन ये देखिए दवा है जो डाल के आंखों को फैलाया जाता है पुतलियों को। अगर आपको डायबिटीज है तो एबीसी का पालन करें। ए यानी HbA1c को नियंत्रित रखें। 6 से 7 कंट्रोल कहा जाता है, 7 के नीचे रहना चाहिए। अगर ब्लड प्रेशर है तो आपको उसको नियंत्रित रखना है, और शरीर के अंदर अत्यंत वसा, अधिक वसा न हो तो कोलेस्ट्रॉल पर नियंत्रण भी करना चाहिए। इन सब से साथ साथ अगर किसी भी प्रकार का नेत्र रोग या नेत्र परेशानी आपको है तो उसका समय रहते और समुचित उपचार अवश्य लें, वरना देर सवेर अगर कहीं दृष्टि गिरते गिरते आप अंधेपन के शिकार हो जाते हैं तो इसके लिए आप ही जिम्मेदार हैं, अन्य किसी को दोष देना फिर उचित नहीं होता। सही प्रकार के लेंसों का प्रयोग करें। परावर्ती दोष है, टेस्टिंग करा लें, जो भी प्रॉपर लेंस है वो ले। आजकल देखिए एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जिसमें एडजस्टेबल होता है, यहाँ पे पीछे गुंडी सी लगी रहती है जिसको आप घुमा करके अपने आप ये लेंसों की पावर बदलती रहती है। बार बार टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ती है। लेटेस्ट डेवलपमेंट है, हिंदुस्तान में शायद आ गया है या आने वाला है। इससे आपको बहुत सारी चीजों से छुटकारा मिल जाता है। अगर आपको ग्लोकोमा या काला मोतियाबिंद है, इसके लिए कुछ दवाइयां दी जाती हैं डॉक्टर के द्वारा कम करने के लिए, उसको लें। अगर आंखें लाल हैं एलर्जी की वजह से तो जो आई ड्रॉप्स होती है उसका इस्तेमाल करें। कुछ सर्जरीज जैसे लेंस का ट्रांसप्लांटेशन जो मैंने आपको बताया, लेंस आपका अगर खराब हो गया है मोतियाबिंद की वजह से तो इसको चेंज करा लें। कॉर्निया का अगर गुलाई खराब हो गई है, कम हो गई है, तो इसके लिए बहुत सारी सर्जरी है, रेडियल केरेटोटमी होती है। इवन अब तो कॉर्निया ट्रांसप्लांट भी करते हैं, करा करके आप अपने दृष्टि को सामान्य कर सकते हैं। पीछे पर्दे की बीमारियां खासकर डायबिटीज में जैसे होती हैं उनका लेजर से इलाज होता है। अगर इस तरह के रोग आपको हैं, डायबिटीज की वजह से पर्दे की कोई बीमारियां हो रही हैं तो लेजर सर्जरी करा लें। और इसके अलावा कुछ और भी सर्जरीज होती हैं जो आई से संबंधित होती है, विशेष रोग से संबंधित होती हैं। अगर आपका डॉक्टर आपको वो सलाह देता है तो आप उनको कराकर अपने नेत्रों के स्वास्थ्य को सही रख सकते हैं और अपनी दृष्टि को गिरने से बचा सकते हैं और अंधेपन की संभावनाओं को कम कर सकते हैं। तो आपकी सुंदर और स्वस्थ आंखों के लिए
जो कुछ उपाय हो सकते हैं उनका मैं एक आपको टेक होम मैसेज के रूप में एक सार देना चाहता हूं। आंखों को साफ रखने हेतु तो आंखों को दिन में 2-3 बार साफ पानी से अवश्य धोएं, ताकि दिन भर जो भी कूड़ा कचरा या गंदगी आपकी आंखों में जा रही है वो आपकी आंखों में न बनी रहे और आपकी आंखें साफ रहे। तेज धूप में जब भी कभी आप निकले तो धूप के चश्मे से अपनी आंखों को जरूर प्रोटेक्ट करें। हरी सब्जियां, मौसमी फल, दूध का सेवन करें ताकि विटामिन ए, विटामिन डी वगैरह की कमी ना होने पाए। पढ़ते समय या कंप्यूटर पर काम करते समय कमरे में पर्याप्त रोशनी एवं प्रकाश रखें ताकि आंखों पर अनावश्यक दबाव ना पड़े, अनावश्यक स्ट्रेन ना पड़े। साल में एक बार नेत्र रोग विशेषज्ञ से अपने आंखों की जांच अवश्य कराते रहें, विशेषकर अगर आप 40 की आयु पार कर चुके हैं। 40 की उम्र के होने पर आंख के दबाव की अवश्य जांच कराएं, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया भी। मधुमेह के रोगी अपनी जांच नियमित रूप से कराते रहें, क्योंकि आंख के पर्दे की बीमारियां डायबिटीज में बहुत होती हैं, दृष्टि दोष बहुत होते हैं, अंधापन बहुत होता है। इसलिए अगर आप डायबिटीज के रोगी हैं तो साल में कम से कम एक बार अपनी आंख के अंदर पर्दे का अच्छे से परीक्षण अवश्य कराएं। 50 की उम्र के बाद सफेद मोतियाबिंद के लिए अवश्य जांच कराएं। अगर ये मोतियाबिंद आपका पक गया है, जो सफेद हो गया है और इसकी वजह से आपको दिख नहीं रहा है, तो इसको आप ऑपरेशन करके चेंज करके सही करा लें। आंखों की अगर कोई बीमारी आपको हो रही है तो खुद से चिकित्सा न करें, क्योंकि स्वयं से चिकित्सा करने पर कई बार आप आंखों को ज्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। काजल, सुरमे आदि का प्रयोग न करें, क्योंकि इनके अंदर लेड और कुछ और पदार्थ होते हैं जो आपकी आंखों के स्वास्थ्य को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जहां तक हो सके ये काजल या सुरमा या मेकअप इस तरह की चीजों का इस्तेमाल अनावश्यक न करें। आंख में कचरा, धूल के कण यदि पड़ जाए तो आंखों को मले नहीं, क्योंकि हो सकता है कि जो कण या कचरा बाहर की तरफ है, आपके मलने से वो आपकी आंख के अंदर प्रवेश कर सकता है और फिर डॉक्टर को सर्जरी के द्वारा ही निकालना पड़ सकता है। तो जब भी कभी आंखों में आपको कचरा, धूल या इस तरह के कोई भी कण पड़ जाए तो आप उसको मले नहीं, बल्कि साफ पानी से धो करके उसको निकालने की कोशिश करें। स्विमिंग पूल में जब भी कभी आप जाएं तो उस समय, तैराकी के समय स्विमिंग चश्मे का प्रयोग जरूर करें, ताकि पानी में अगर कोई इंफेक्शन मौजूद है या ऐसी कोई चीज है तो वो आपको चश्मे से बचा सके। किसी दूसरे व्यक्ति का रुमाल या प्रयोग किए हुए कपड़े से अपनी आंखों को न पोंछें। कुदरती बात है, किसी और व्यक्ति के अंदर आंखों का संक्रमण हो सकता है, इंफेक्शन हो सकता है, जो आपके अंदर भी आ सकता है। इसलिए आप इसको उनके इस्तेमाल किए हुए किसी भी कपड़े को, रुमाल को मत प्रयोग में लाएं। स्टेरॉइड युक्त दवा का प्रयोग बिना नेत्र रोग विशेषज्ञ की सलाह के न करें, क्योंकि स्टेरॉइड के अपने भी नुकसान होते हैं और कुछ ही कंडीशंस ऐसी होती है जिनमें इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, विशेषकर एलर्जिक कंजंक्टिवाइटिस में। लेकिन इनका भी प्रयोग आप अपने डॉक्टर की सलाह मशवरा के आधार पर ही करें। लेटकर, वो भी मध्यम रोशनी में कभी ना पढ़ें। अगर पढ़ना भी है तो रोशनी पर्याप्त रखें ताकि आपकी आंखों को अनावश्यक जोर ना पड़े, दबाव ना पड़े, स्ट्रेन ना हो। एयर कंडीशनर के एकदम सामने ना बैठे, क्योंकि एयर कंडीशनर से जो ह्यूमिड एयर निकलती है, थोड़ी सी ठंडी हवा निकलती है, वो आंखों के अंदर खुश्की लाती है और खुश्की जब होने लगती है तो आंखों के अंदर स्वास्थ्य पे भी असर पड़ता है। इसलिए एयर कंडीशनर के ठीक एकदम सामने ना बैठें। कंप्यूटर पर कार्य करते समय कंप्यूटर और आंखों के बीच एक उचित दूरी अवश्य रखें। ऐसा ना हो कि कंप्यूटर के स्क्रीन से आंख सटाकर बैठें, तो उसमें उसकी जो किरणें हैं कंप्यूटर से निकलने वाली, वो आपकी आंखों के स्वास्थ्य को अनावश्यक रूप से प्रभावित कर सकती हैं और आपको आंखों के रोग दे सकती हैं। काम करते समय रोशनी का समुचित प्रबंध रखें, पर रोशनी चौंधियाने वाली ना हो कि इतनी ज्यादा तेज हो कि उससे भी आपकी आंखें चौंधिया जाए और नुकसान हो। और जैसा कि मैंने अभी बताया भी था कि काम करते समय बीच बीच में, चाहे वो आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो, चाहे मोबाइल पे काम कर रहे हो, चाहे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे हो या कहीं भी अगर आप हो, तो हर समय 20 मिनट के नियम को पालन करें। यानी 20 मिनट के बाद 20 फीट की दूरी पे 20 सेकंड के लिए अपनी आंखों को अवश्य फोकस करें, ताकि आंखों की पुतलियां, आंखों की मांसपेशियां बीच बीच में थोड़ा आराम पा पाए और स्ट्रेस में ना रहे। और काम करते समय थोड़ी थोड़ी देर में पलकें झपकाते रहें ताकि आंखें आपकी नम बनी रहें, खुश्क ना हो और विजन आपका ठीक रहे। जब आप ज्यादा काम कर रहे हो कंप्यूटर के सामने या मोबाइल के समय, तो उस समय हाथों को गर्म कर रगड़कर आंखों के चारों हल्के से मालिश करें। इससे भी आपको आराम मिलेगा। आंखों की थकान और जलन को कम करने के लिए, जैसा मैंने बताया, खीरे या कच्चे आलू के ठंडे टुकड़ों को 15 से 20 मिनट तक प्रयोग करें। आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी, राहत मिलेगी। अगर आपके अंदर कोई भी शारीरिक रोग जैसे डायबिटीज या हाई ब्लड प्रेशर है, उसका पूरा उपचार करें, उन्हें कंट्रोल में रखें, ताकि उनसे होने वाले नेत्र रोगों पर नियंत्रण पाया जा सके और आप दृष्टि दोषों से या अंधेपन से बचे रहें।
अगर आपकी दृष्टि धीरे धीरे गिरती जा रही है या मोतियाबिंद आपके अंदर हो चुका है तो आप उसका सही से इलाज कराएं या चश्मे का प्रयोग करें। किसी भी प्रकार के नेत्र रोग की मौजूदगी में कुशल नेत्र रोग विशेषज्ञ के पास जाना आपके लिए आवश्यक है और उससे पूरा उपचार आपको लेना चाहिए अगर आप अपनी जिंदगी भर के लिए स्वस्थ नेत्र चाहते हैं। और चिकित्सक के रूप में हमारा उद्देश्य है आपकी आंखें इन्हीं आंखों की तरह स्वस्थ हों, खूबसूरत हों, ताकि इस दुनिया की खूबसूरती को आप एप्रिशिएट कर सकें, सराह सकें और इसका पूरा आनंद उठा सकें और ऐसी आंखें आपके जीवन पर्यंत बनी रहें। इसके लिए जो छोटे छोटे टिप्स थे वो मैंने आपको जो दिए हैं, अगर आप इनका पालन करते हैं तो मैं कह सकता हूं कि आप भी इसी तरह की स्वस्थ और सुंदर आंखों के मालिक होंगे और अपनी जीवन के आखिरी क्षण तक, आखिरी सांस तक इस दुनिया का पूरा आनंद उठाने में कामयाब होंगे। ऐसी मेरी आप सबके लिए प्रार्थना भी है और इच्छा भी है। मेरी बातों को इतना ध्यान से सुनने के लिए आप सबका तहे दिल से हार्दिक शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। मेरा हार्दिक धन्यवाद है अपने मंडल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर संजय श्रीवास्तव जी का कि उन्होंने इतनी खूबसूरत तरीके से जो हमारे आंखों के स्वास्थ्य के बारे में इतना डिटेल्ड जो टेक्निकल सेशन आयोजित किया, इसमें इतनी जानकारियां इन्होंने दी हैं। आज के तकनीक के दौर में हम सभी लोग मोबाइल और कंप्यूटर पे वर्क करने के काफी आदी हो गए हैं और उसका स्ट्रेस हमारी आंखों पे जरूर पड़ता है। साथ में हमारे को तो पड़ता ही है, जो भी हमारे फैमिली में बच्चे हैं आजकल ऑनलाइन क्लासेस में, उनके ऊपर भी इसका बहुत ही विपरीत असर पड़ रहा है। सर, आपके द्वारा दी गई जानकारियां हम सभी लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगी एंड थैंक यू सो मच। और मैं इस अवसर पर हमारी मंडल प्रबंधक महोदया से मैं अनुरोध करता हूं कि मैम आप आशीर्वचन के रूप में 2 शब्द कहें। मैम, इस वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जुड़े हुए सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर संजय श्रीवास्तव की बातों को बड़े ध्यान से सुन रही थी। इन्होंने बहुत ही तकनीकी चीजें बड़े ही रोचक ढंग से बताई, जो कि आम जिंदगी में हम लोग लागू कर सकते हैं, उनका अनुपालन कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी कि ये राजभाषा विभाग द्वारा इस वर्कशॉप का आयोजन किया गया, जिससे हम सभी को लाभ भी मिला, क्योंकि ये बड़ी ही उपयोगी चीजें थी जो बताई गई, बड़े ही अच्छे ढंग से बताई गई, जो सरल भाषा में सभी लोगों को समझ में आ जाए और उनका अनुपालन भी किया जा सके। तो ये मुझे लगता है कि हमें 2 फायदे हुए। एक तो हमें ये सारी जानकारी बहुत ही अच्छे तरीके से डॉक्टर साहब ने बताई, और दूसरा राजभाषा विभाग ने जो ये आयोजन किया तो इन्होंने सरल जो हिंदी का प्रयोग किया, तो राजभाषा के लिए भी ये हमारे हित में है कि हम लोग इसी तरीके की भाषा का प्रचार प्रसार करें और जो आम हमारे जरूरत की बातें हैं उनको अगर हम इस प्रकार से आपस में शेयर करेंगे, आपस में एक दूसरे से साझा करेंगे, तो एक पंथ 2 काज जैसे कहते हैं कि राजभाषा के साथ साथ हम अपने जो दैनिक दिनचर्या में क्या हम चीजें करें जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी हो, हमारी आंखों के लिए, हमारी दृष्टि के लिए अच्छी रहें, हम लोग स्वस्थ बने रहें। तो इन सब बातों को मैंने बड़े ध्यान से सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं आप सभी को बधाई देना चाहूंगी, विशेष तौर पे डॉक्टर संजय श्रीवास्तव और उनकी टीम जिन्होंने इतना अच्छा प्रेजेंटेशन बनाया, और राजभाषा विभाग के सभी लोग जिनका ये एक दिमाग में ये आइडिया आया और उन्होंने इसका इतने अच्छे से क्रियान्वयन किया। और श्री राघवेंद्र ADRM एडमिनिस्ट्रेशन, जो कि आज सरकारी कार्य पे गोंडा गए हुए थे, लेकिन फिर भी उन्होंने ये सुनिश्चित किया कि समय से ये चालू हो जाए वर्कशॉप और सब लोग इसका भरपूर फायदा उठा सकें। और महेश गुप्ता जी ऑफ कोर्स, इन्होंने बहुत अच्छा संचालन किया कार्यक्रम का, और सभी लोग जो लोग संबद्ध हुए, पुनः धन्यवाद, थैंक यू, और आप सभी को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच मैम। आपके आशीर्वचन को हम लोगों ने ध्यान से सुना और आपने जो भी हम लोगों को निर्देश दिए हैं और इस संबंध में जो भी हमको फायदा कहते हैं मिलेगा,
हम सभी लोग अपितु स्वयं तो उठाएंगे ही, साथ में अपनी फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करेंगे। थैंक यू सो मच मैम। अब मैं ADRM एडमिन सर से रिक्वेस्ट करता हूँ सर कि आप धन्यवाद ज्ञापन दें सर। ट्रैवल कर रहे हैं, उनकी कनेक्टिविटी की कोई दिक्कत तो नहीं है? जी जो मैम। दिख तो रहे हैं, ज्वाइन किया हुआ है और उनका फोन भी आया था मेरे पास, तो जी मैम। आप एक बार फोन पे ट्राई कर लीजिए। आई महेश, थिंक अब ज्वाइन कर लिया है। महेश सर। जी मैम। जी सर, आवाज आ रही मेरी? हाँ सर, आवाज आ रही सर। हाँ, इस अवसर पे मैं इस अवसर पे मंडल प्रबंधक महोदया को मैं बहुत धन्यवाद देता हूं कि वो मैम शुरू में ज्वाइन नहीं कर पाई क्योंकि कुछ मीटिंग या फोन पे चर्चा हो रही थी, लेकिन मैम ने आके बाद में जो हम लोगों को उत्साहवर्धन किया है उसके लिए मैं उनका हमेशा आभारी रहूंगा। और दूसरा, डॉक्टर साहब ने भी जो पूरा ये व्याख्यान किया है, आंखें हैं तो जहान है, ये बहुत ही हम लोग यहाँ पे थे, हम और सीनियर DPO साहब, लेकिन हम लोग लगातार उनके इस व्याख्यान को सुनते रहे। ये इसकी रिकॉर्डिंग भी हो गई है। बस हम लोग इस रिकॉर्डिंग को अन्य अधिकारियों को फिर इसकी क्लिप भेज देंगे और मैम से पूछ के लेंगे, अगर ट्विटर पे हो सका उस पे, हमारे यूट्यूब पे भी डाल देंगे चैनल पे, जिससे कि भविष्य में भी लोग इससे लाभान्वित होते रहेंगे। तो मैं इस अवसर पे डॉक्टर साहब को भी बहुत धन्यवाद देता हूँ और महेश साहब को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और इस तरीके के कार्यक्रम हम लोग करते रहे, हमारे मंडल में लोग एक दूसरे को समझते रहे और अच्छी चीजें सीखते रहे हम लोग, और राजभाषा के काम काज में बढ़ोतरी होती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। और मैम को धन्यवाद, डॉक्टर साहब को थैंक यू, और इस कार्यक्रम में जुड़े हुए सभी लोगों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि वो इस कार्यक्रम में आए और इतनी देर जुड़े रहे। थैंक यू, धन्यवाद।